दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो टैक्स वाला पोर्शन है, यानी जो भारत की संघीय व्यवस्था में कर प्रणाली उसने सिलेबस में लिखा है इकोनॉमी के अंदर, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा खासा ही टॉपिक है, इसको इसी तरीके से पढ़ते रहना। आपके पास जो बुक है उसमें भी देख लेना, इसको जो फैक्ट मिलते हैं उसको नोट वगैरह कर लेना आप। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर जीएसटी क्या है, क्यों आया। और दूसरी चीज़ ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज़ एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ें। कई चीज़ें क्या होती हैं आपको सीखनी भी चाहिए। अगर आप इस टॉपिक को सीख भी जाते हैं तो देखो, जीएसटी आपके पिछले 4-5 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया हुआ है, बहुत हाईलाइट चीज़ रही है। और सारे टैक्स जो अपर टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टैक्स इसमें इंक्लूड करके एक ही टैक्स बना दिया गया है। तो इस चीज़ को आपने सीखना होगा, कौन सी चीज़ जीएसटी से बाहर रखी गई है, जीएसटी कब लागू हुई, जीएसटी के क्या लक्षण हैं। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, आज आपका जो होमवर्क वाला पोर्शन है, आपको उत्तराखंड इतिहास शुरू करनी होगी, क्योंकि जिला सीरीज आपने कंप्लीट कर ली होगी। उत्तराखंड इतिहास में चंद राजवंश कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट होना चाहिए। हिंदी के अंदर हिंदी साहित्य वाला पोर्शन कंप्लीट करना है आपको। कबीर रहीम जितने भी हैं वो जो भी दिया है उसने सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और हिस्ट्री के अंदर लूसेंट वॉइस मैंने आपको दी थी, आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, और वो जो आपने एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री जो आपने लिखी हुई है, उन सारी चीज़ों को आपको आज रिवाइज करना होगा। ठीक है, इतना आपको वर्क आज मैं देता हूँ। फिर आज से लूसेंट वॉइस का नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। तो देखिए, ये क्या है आपका जीएसटी। आखिर भारत में जीएसटी का क्या मतलब है, सिंपल सा है, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। और आप लोग एक चीज़ कमेंट कर देना, अगर आप लोगों का जीएसटी को प्रैक्टिकली समझना है, यानी इसका मैकेनिज्म समझना है कि कैसे कैसे काम करता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी दिन पढ़ा दूंगा, कल ही बता दूंगा, लेकिन तब अगर आप जब कहेंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं पढ़ाऊंगा। देखो, भारत में जीएसटी हमने देखना है। इससे पहले कि मैं जीएसटी पढ़ाऊं, एक टर्मिनोलॉजी आप ध्यान देना, और मैं साइड में लिख देता हूं, उसी से आपका कंप्लीट ये बन जाने वाला है। वेट क्या होता है, वेट मैंने आपको पढ़ाया था, उसको लिखो। मतलब जो वेट होता है, वेट, ये जो वेट है इसको आप लोगों ने समझना है। ठीक है, ये वेट होता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज, यानी लायबिलिटीज मतलब आपकी देयता है, यानी आपकी जिम्मेदारी है। आउटपुट, इसको ऐसे लिखना है, एक बार भी समझाता हूं। ठीक है, टैक्स लायबिलिटीज माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये वेट होता है, इसी को वेट बोला जाता है। ध्यान देना इसमें क्या होता है, ये ऐसे टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़नी आपको ये मैंने लिख दिया। इसका क्या मतलब है, देखिए, इसको जल्द से मैं समझा रहा हूं एक बार, और आपका ये टर्मिनोलॉजी बहुत यूज आई, इसी की वजह से, इसी के लिए क्या लाया जा रहा है बार बार, वेट और जीएसटी इसी से होता है। ठीक है, इसमें क्या हमने सीखना है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, कोई प्रोडक्ट था, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल था, वो 100 रुपए का था, मानते हैं आप लोग 100 रुपए। इसमें क्या लगा दिया गवर्नमेंट ने, टैक्स लगा दिया कि आपने कच्चा माल उत्पादित किया, जो भी है जहां से भी आया, 10 रुपए का इसमें क्या हो गया, टैक्स हो गया। क्या हो गया, 10 रुपए का इसमें टैक्स हो गया। इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, टी लिख देना। इसने, इस बंदे ने इसमें 40 रुपए का कोई हेर फेर किया, यानी इसका वैल्यू को ऐड किया। वैल्यू ऐड करने के बाद इस 100 रुपए में 40 रुपए का उसने क्या किया था, वैल्यू को ऐड किया था। मैंने आपको कल बताया था, वैल्यू ऐड। और जीएसटी, ये जो वैट लगता है ना, ये इसी पे लगेगा। ये 40 रुपए पे जो भी उसकी रेट होगी ना, वो सब पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला टैक्स जो है ऑलरेडी पेड है। तो ये वैल्यू ऐड है। वैल्यू ऐड करने के बाद उस बंदे ने क्या किया, यहां पर अब देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, ये 100 रुपए हो गया, और ये 10, 100 और 10 कितना हो गया, 110, और 40 कितना हो गया, 150। इस बंदे ने जब ये 40 रुपए का वैल्यू ऐड किया था, वैल्यू ऐड करने के बाद इसने जो टैक्स पेड किया होगा, इस इंसान ने पहले जो टैक्स दिया होगा, इसको टोटल टैक्स पड़ा होगा। 100 पे भी, 10 पे भी 110, और 40 पे भी 150 रुपए, और 150 रुपए टेनी टैक्स, तो इसी प्रकार से उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखना है, जब उसने ये 40 रुपए वैल्यू ऐड किया, तो इस पे टैक्स कितना पड़ रहा है, ध्यान से बताना। सिर्फ वैल्यू एडेड वैट किस पे पड़ता है, इस पे जो है टैक्स, वो 4 रुपए पड़ेगा इस इंसान को। कितना रुपए, 4 रुपए। लेकिन ये जब इस प्रोडक्ट को खरीद रहा होगा, जब इस पे पहुंचा था, इसने इस वस्तु पे टोटल मिला के 4 रुपए का टैक्स ये तो पेड किया ही किया, 10 रुपए का टैक्स इसने ये भी पेड किया होगा। कौन सा, ये वाला जो टैक्स उसने पहले पड़ चुका है ना, यानी 4 और 10 रुपए, यानी 14 रुपए का इसको क्या पड़ा है, टोटल अभी तक टैक्स पड़ा है, जिस इंसान पे अभी तक ये पहुंचा है। यानी वैल्यू तो ऐड उसने 40 की, उसका अपना टैक्स है 4 रुपए बनता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम ऐसा है कि उसको ये टैक्स भी ऐड हुआ है, और यहां पे उसको 4 रुपए, यानी 10 धन 4 तो इसका 40, वैल्यू एडेड वैट इसी को बोलते हैं। 10 रुपए पुराना टैक्स है, यानी अभी तक 14 रुपीज टोटल क्या हो रखा है, टैक्स हुआ है। ठीक है, ये टोटल 14 रुपीज टैक्स है।
अब ये इंसान जहां तक ये प्रोडक्ट पहुंचा है, ये क्या करेगा, इसने 14 रुपये दिया है, ये अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। यानी ये कहेगा ये देखो मेरा बिल ये है, आपने मुझसे 14 रुपीज टैक्स लिए हुए हैं, इसमें से 14 में से मैंने 40 रुपये का वैल्यू ऐड किया था, तो उसका 10%, सपोज 10% की दर से है 4 रुपये टैक्स हो रहा है, और बाकी का जो टैक्स है वो 10 रुपये और पहले ही भर चुका है, यानी इस 10 को आप हटाओ। इस 10 को हटाने का क्या मतलब है, इसी को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी जिस टैक्स को पहले वाले बंदे ने चुका है, यानी कंप्लीट कर चुका है, उसको आप हटाओ। मेरा हिस्सा सिर्फ 4 रुपए है, यानी मेरी लायबिलिटीज, मेरी दायित्व जो है वो सिर्फ 4 रुपए के हैं। तो इसका सिर्फ सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, ये वाला जो टैक्स है, कौन सा वाला, जो 10 ऑन ये 14, इसको बोला जाता है OT, इनकम टैक्स है लायबिलिटीज, ITL, यानी इनकम टैक्स लायबिलिटीज, ये वाला, ठीक है, इनकम टैक्स लायबिलिटीज आप इसको कह सकते हैं। तो यही अपने आप में क्या होता है, इनकम टैक्स लायबिलिटीज या आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज कह दो इसको, जो आउटपुट हो रहा है, आउटपुट OTL। तो जो ओवरऑल टैक्स अभी तक उस वस्तु में था वो 14 रुपीज पहुंच चुका है। ये बंदा ये कहेगा, दुकानदार है जो भी है, ये कहेगा इस 14 में से मैंने सिर्फ 40 रुपए का वैल्यू ऐड किया, यानी उसका 10%, 4 रुपए मुझे टैक्स पड़ रहा है, बाकी का 10 रुपए वो पहले वाले ने पुट किया है। तो टोटल चाहिए जो 10 रुपए है, इसको बोलते हैं ITC, और ये 14 रुपए है, ये होता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। यानी वेट जो है ये आधारित है, यानी अगले चरण में जैसे ही टैक्स लगा, पिछले चरण का टैक्स घट जाता है, इसी को बोला जाता है इनकम टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है। यानी ये इनकम टैक्स क्रेडिट, ये ध्यान रखना आप लोग, बस इतना ही रखना है। यानी पिछले वाले ने जो चुका रखा है उसको आप हटा दोगे, कहोगे मेरा इतना ही पड़ रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए मेन चीज क्या है, मैंने आपको वेट पढ़ाया था, वेट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब था सिर्फ और सिर्फ जो नई चीज अगले स्टेप में वो ऐड कर रहा है उसी पे टैक्स पड़ेगा, पुराने वाले टैक्स को हटा देगा, उसी को बोलते हैं इनकम टैक्स क्रेडिट, ठीक है। वो कहेगा मैंने पहले ही दूसरे वाले बंदे ने चुका दिया, उस पर आप टैक्स मत लो, उसको हटाओ। अब देखो वेट के लिए क्या मैंने बताया था, सबसे पहले वेट जो हुआ था मोड वेट के नाम से शुरू हुआ था, मॉडिफाइड वेट 1986 में। इस पे बहुतों को कंफ्यूज था। उसके बाद सरकार ने क्या किया, इस मोडवेट की रेट अलग अलग थे, दर अलग अलग थी, 5%, 12%, 16%, इसी प्रकार से। तो सन 2000 के बजट में सरकार ने क्या किया, 2001 के समय में इसका एक ही रेट लिख दिया और उसको बोला गया सैनवेट, यानी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अगर आपसे पूछता है सैनवेट कब से लागू हुआ, तो आप बताओगे 2001 से, और क्योंकि अलग अलग रेट थे तो उसको एक ही कर दिया 16% के आसपास ये। और उसके बाद हर राज्य में लगभग इसको शुरू किया। राज्यों ने क्या किया, 1 अप्रैल 2005 से अपने जो बिक्री कर थे, यानी इनको जो सेल टैक्स मिलता था उसको भी इन्होंने वेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी उस पर भी कास्केडिंग इफेक्ट को रोकने के लिए। कास्केडिंग मतलब जो पिछले चरण में टैक्स पड़ा है उस पर भी टैक्स पड़ रहा था, उसको रोकने के लिए अपना जो इनका सेल टैक्स था उसको बिक्री कर को ITC आधारित बना दिया, यानी इनकम टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यानी एक इंसान ने बेचा, अगला बेच रहा है, तो पहले वाले ने उसको बेचने में जो टैक्स दिया है नेक्स्ट वाला उस टैक्स को हटाएगा, यानी इनकम टैक्स क्रेडिट, यानी उसको माइनस कर देगा जो पहले वाले ने टैक्स चुकाया है। तो ये 1 अप्रैल 2001 से राज्यों ने, 2005 से राज्यों ने बिक्री कर को ITC आधारित बना दिया, ITC आधारित, ठीक है। वो जो मैंने लिखा है, यानी पुराना वाला टैक्स जो पेड है वो माइनस होगा, और इसी को बोला गया स्टेट लेवल वैल्यू एडेड टैक्स, यानी SLVAT। तो आप ये कहते हैं ना वेट 2005 से लागू हुआ, वो यही है, यानी बिक्री कर को आप लोगों ने क्या कर दिया, स्टेट लेवल वैल्यू एडेड टैक्स। तो आपसे ये पूछता है वेट भारत में कब से लागू हुआ, राज्यों में बिक्री कर को कब बनाया गया, 2005। सबसे पहले वेट किस रूप में लागू हुआ, मोड वेट के रूप में 1986 में। सैन वेट कब से हुआ, ये तो वेट का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आते हैं GST। तो हेडिंग डाली, ये आपको समझ आ गया होगा GST क्यों, ठीक है। सबसे पहला लिखना आपने, ये आप लोग ऊपर ही तो समझ जाएंगे, ठीक है। अभी कोई ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है। GST क्यों लाया गया, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ पॉइंट बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट था, पहले क्या होता था, वस्तु और सेवाओं पर अलग अलग टैक्स लगते थे, अलग अलग कर लगते थे, यानी यही समझ नहीं आता था कौन सी चीज वस्तु है, कौन सी चीज सेवा है। यानी उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने किया था, उसने एक लिस्ट बनाई थी पहले। अब लिस्ट के अंदर कोई चीज उसने वस्तु लिखी होगी, कोई अपना सेवा,
तो लोग क्या कर रहे थे, जो मतलब बिजनेस वगैरह करते हैं, अगर उनको लगा जहां रेट कम है अपनी चीज को वो दिखा देते थे। सपोज इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये एग्जांपल जैसे आप लोग कहीं पे भी बार्बर की शॉप है या कोई भी शॉप है आपकी, ठीक है, तो बार्बर को अगर सर्विस में रखा है तो बार्बर ने अपना नाम बदल के कोई और शॉप रख दिया, यानी ठीक है हेयर कटर रख दिया, उसने हेयर ड्रायर रख दिया। तो इस प्रकार से घुमाने का काम चल रहा था सरकारों को। तो आप सेवा में होगा तो उसको वस्तु दिखा दे रहे थे, वस्तु होगा सेवा, कोई अपने आप को किसी में दिखाई नहीं रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कई बार ऐसी चीजें डेफिनेशन तक संविधान में लिखी हुई है, जो चीज वस्तु है वो सेवा नहीं है, जो वो वस्तु है, और एक ऐसी लिस्ट भी बना दी कि इनको छोड़ के सभी वस्तुएं सभी सेवाएं वो सब छोड़िए। दिक्कत क्या थी, वस्तु और सेवाओं का स्पष्ट रूप से क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण नहीं था उनको एक करने के लिए। यानी आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट वस्तु प्लस सेवा, यानी इस पे भी बहुत दिक्कत हो रही थी कि इस पे को क्या माने, उस पे क्या टैक्स रेट लगेगा। वस्तु प्लस सेवा कर अलग अलग थे, कर अलग अलग थे, ठीक है। तो इनको क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, एक करने के लिए जीएसटी लाई। नाम से ही लग रहा है वस्तु एवं सेवा कर। दूसरा क्या हो रहा था, जो आपको मैंने सैनवेट बताया अभी थोड़ी देर पहले, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, वो क्या हो रहा था, उसके साथ साथ जो वेट था उस पर अभी भी कास्केडिंग इफेक्ट चल रही थी। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब जो ये आईटीसी है वो नहीं मिल पा रहा था उन लोगों को, यानी पुराना वाला जो था वो भी दिक्कत थी। तो लिखोगे सैनवेट, ये खाली सिर्फ समझने के लिए अभी बताता हूं, प्लस वेट पर अभी भी कास्केडिंग इफेक्ट है। कास्केडिंग मतलब मैंने आपको बताया था जो कर पे कर लग रहा था, ठीक है, अभी भी कास्केडिंग इफेक्ट था, ठीक है, ये चल रहा था। ये आपको समझना नहीं है, इतना ज्यादा मुंह मत देना। नेक्स्ट, कई चीजें ऐसी थी जैसे वाइन, शराब पे स्टेट एक्सरसाइज ड्यूटी, यानी राज्यों में शराब का उत्पादन हो रहा था, उत्पादन पे क्या लगता है, कहा था मैंने एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क, और उस पे क्या लग जा रहा था, वैट। यानी कई ऐसी वस्तुएं थी जिसपे डबल डबल टैक्स लग रहा था। स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगा रहे थे, वैट भी लगा रहे थे। जब ऑलरेडी स्टेट एक्साइज ड्यूटी टैक्स लग चुका है उसमें, तो फिर वैट लगाने का क्या मतलब, यानी बार बार क्या हो रही थी, टैक्स पे टैक्स लग रहा था। ये जैसे एग्जाम्पल इसका शराब। और ध्यान रखना, किसी भी राज्य की रेवेन्यू का जो एक्साइज होती है शराब पे, उससे 24 से 25% तक टोटल रेवेन्यू का क्या मिलता है, उससे इनकम मिलती है। आप लोग कहते हैं ना शराब बंद हो जाए, बंद कर देनी चाहिए, इतना आसान नहीं है। राज्य की इनकम का सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है, यही होती है, ठीक है। ऐसे ये तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वेट जो होता है ये दोनों लग रहा था, इसको भी हटाना था हमने इसलिए। दूसरा, अलग अलग राज्यों में वेट की अलग अलग दर थी, अलग अलग राज्य में वेट अलग अलग, वेट अलग अलग था, ठीक है। तो अब ऐसे अगर अलग अलग रेट होंगे तो कहां एक भारत श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। आप लोग देहरादून से बाइक लेना चाहते हैं लेकिन आपको जाना पड़ रहा है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ने उसका टैक्स वेट कम कर रखा है। तो अपने अपने राज्य फायदा उठाने के लिए वहां हल्का सा रेट स्लाइडली कम कर रहे थे, लोग दूसरी जगह भाग रहे थे। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ रहा था, वेट अलग अलग होने के कारण उसको जीएसटी में कन्वर्ट करने की जरूरत थी। नेक्स्ट एक होता है एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स यानी कोई अगर मालवाहक वाहन है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश से कोई आ रहा है, उत्तराखंड की ओर कोई माल लेके आ रहा है, बड़ा वाहन है, तो उसको अपने स्टेट में एंटर करने के लिए हमारे स्टेट में टैक्स देना पड़ता था। और इतनी लंबी लाइनें लगी रहती थी, सामान 2-2, 3-3 दिन तक ट्रक वहीं डंप रहते थे, जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी इफिशियंसी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो एंट्री टैक्स भी इसका एक वजह था। एक होता है चुंगी कर। चुंगी कर नगर पालिका वगैरह वाले लगाते हैं, ऑक्ट्री उसको बोलते हैं चुंगी कर। इसको भी हमने क्या करना था, हटाना था। नगर पालिका क्षेत्र में जा रहा ट्रक, उसको वहां टैक्स। तो जब इतने टैक्स पड़ रहे थे, वस्तुएं स्वाभाविक रूप से क्या हो रही थी, महंगी हो जा रही थी। तो इन सभी का निदान एक ही चीज था, वो था अपने आप में वस्तु एवं सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी इन सबको हटा के हम एक ही चीज लेके आए और हम ये कहते कि ये जीएसटी है, जीएसटी की इस पे जीएसटी लगेगा, वस्तु एवं सेवा कर, उसकी रेट होगी, वो सेंट्रल में बटेगा, वो उस स्टेट में बटेगा, और उसके अलावा और स्टेट और सेंटर में हाफ हाफ बढ़ता है, ठीक है। ध्यान रखना, बाई चांस किसी में 20% जीएसटी लग रहा है किसी वस्तु में, 10% राज्य का हो जाएगा और 10% किसका हो जाएगा, केंद्र का हो जाएगा। तो उसमें हर जगह पूरे ऑल इंडिया में फिर वो वही रेट होगा। तो इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना भी हमारे सामने आती है। अब आता है जीएसटी क्या है आखिर, ठीक है। जीएसटी क्या है इसको देखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीएसटी की इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं या कौन सी नहीं है। जीएसटी क्या है, अब आता है आपका जीएसटी क्या है। देखिए, जीएसटी का पहला पॉइंट लिखोगे, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स
ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स में जीएसटी नहीं लगेगा, क्यों? वहां कोई मल्टी स्टेज नहीं होते हैं डायरेक्ट टैक्स में। आपसे अगर टैक्स ले रहा तो सरकार आप पे ही लगाएगी, उसमें दूसरों से क्या मतलब। तो डायरेक्ट टैक्स, आप ये मत कहना सर प्रत्यक्ष कर में जीएसटी क्यों नहीं लगा, इनडायरेक्ट में ही क्यों लगा। इनडायरेक्ट टैक्स मल्टी स्टेज होते हैं, अलग अलग स्टेजों में जाते हैं जहां ये वाली समस्या रहती है, कास्केडिंग की समस्या रहती है। इसीलिए वहां पे क्या लगाया गया अपने आप में, मतलब ये अप्रत्यक्ष कर है तो जीएसटी वहां पे जरूरी था। और अप्रत्यक्ष कर मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया। दूसरा, जीएसटी अपने आप में वैट है, यानी इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि वैट क्या है। वैल्यू एडेड टैक्स, जिस स्टेज में किसी भी वस्तु और सेवा में नई वैल्यू ऐड की जा रही होगी, सिर्फ और सिर्फ उसी वैल्यू पे टैक्स लगेगा। यानी आपका एक स्टेप आपने पार किया, दूसरे स्टेप में आपने 10 रुपए जोड़े तो 10 रुपए लगेगा, यानी जो पिछले चरण में आपका जो टैक्स पड़ा है उसको आप माइनस करोगे, यानी आपको आईटीसी आधारित है। यानी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, जो पिछले जो आपको टोटल टैक्स दे रहे हो उसके पिछले वाले ने कितना टैक्स दिया उतना माइनस करके आपको उतना ही पड़ेगा, यानी अपने आप में वेट का एक प्रकार है। नेक्स्ट लिखो, बहुचरणीय है, यानी मल्टी स्टेज पे लगता है, बहुचरणीय। अब आप कहोगे सर ये बहुचरणीय क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है बहुचरणीय का, ये तो समझ गया आप, मुझे लगता है ये भी समझ गया आप। बहुचरणीय का क्या मतलब होता है, मल्टी स्टेज, यानी मल्टी स्टेज पे टैक्स लगेगा। कहने का मतलब आप कोई भी चीज होता है, कैसे होता है वो काम, पहला एक रॉ मटेरियल होगा यानी कच्चा माल, उसके बाद उसका क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन होने के बाद वो किसके पास जाएगा, अपने आप में हो सकता है कि होलसेलर के पास जाए या अपने आप में रिटेलर के पास जाए। चलो हम होलसेलर मानते हैं, वो सामान बन गया, उसके बाद वो रिटेलर के पास गया, ठीक है। रिटेलर के बाद वो कंज्यूमर या कस्टमर के पास गया। तो इतने चरण में पहले क्या होता था, जैसे ही कोई रॉ मटेरियल आया उस पर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, सपोज उसने क्या लगा दिया, वेट लगा दिया। और उसके बाद वो प्रोडक्शन की स्टेज में गया, मैंने कहा था जैसे ही प्रोडक्शन होता है एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, उत्पाद शुल्क, कल समझाया था। भारत में कुछ भी उत्पादित हो, शराब और अफीम वगैरह सब छोड़ के सारे के सारे उत्पादन पे केंद्र सरकार को टैक्स जाता था। यहां वेट लगाया, यहां पे क्या लगा दिया, सैन वेट लगा दिया, यानी केंद्र गवर्नमेंट सेंट्रल वेट लगा दिया, यानी एक प्रकार का अपने आप में सैन वेट क्या था, ये जो सैन वेट था या मॉडिफाइड वेट अपने आप में आप लोग कह सकते हैं, जो भी था, यहां पर सरकार ने क्या लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, यानी उत्पाद शुल्क लगा दिया, एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए। इसके बाद आपको होलसेलर वाले के पास गया, उसने जो ऐड किया वेट लगाया, रिटेलर के पास जो गया उसने वेट लगाया, लास्ट में कस्टमर की जेब से पैसा निकाल के इन लोगों को मिल गया, लास्ट में कस्टमर के लिए महंगा। बट जीएसटी आते ही इन सभी चरणों को हटा के यहां पर क्या कर दिया, जीएसटी लगा दिया। यानी आपने ये यहां से यहां गए, जीएसटी का रेट होगा फिक्स, जीएसटी यहां जीएसटी यहां जीएसटी, केंद्र और राज्यों में जो भी उसका हिस्सा जाता है वो बांट दिया गया, यानी मल्टी स्टेज है, यानी अलग अलग चरणों में सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, व्यापक टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं उसको, ठीक है। व्यापक टैक्स का क्या मतलब होता है, जो पूरे भारत में लगता हो। इसने कई अप्रत्यक्ष टैक्स को खत्म किया, यानी ये जैसे ही जीएसटी लागू हुआ भारत में कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो गए, केंद्र के भी राज्य के भी, ठीक है। यानी केंद्र सेंटर के प्लस स्टेट के कई टैक्स क्या हो गए, खत्म हो गए, सेंटर प्लस स्टेट के अप्रत्यक्ष, कई अप्रत्यक्ष टैक्स खत्म, लिखो अप्रत्यक्ष टैक्स खत्म कर दिए, इसने टैक्स खत्म कर दिया और उनकी सबकी जगह क्या आ गया, अपने आप में जीएसटी आ गया। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, कई टैक्स हमारे खत्म हो गए, कौन सी टैक्स हैं, ये व्यापक है, ठीक है। आपने क्या लिखा था यहाँ पे, व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव। मैंने क्या कहा कि व्यापक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, एक तो लिखा एक पूरे भारत में लागू हुआ, दूसरा केंद्र और राज्य के इसने टैक्स खत्म किए। अब आपने क्या लिखना है, केंद्र के जो टैक्स खत्म हुए इधर लिखो, सेंटर के जो टैक्स खत्म हुए, इसने सबसे पहले क्या कर दिया, पूरे भारत में जो है लागू हुआ और केंद्र और स्टेट के बहुत से टैक्स खत्म किए। सेंटर के इसने क्या कर दिया, एक तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दिया, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क लिखो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हिंदी में लिखना, एक ये टैक्स इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरा इसने सेवा कर खत्म कर दिया, सर्विस टैक्स, अब उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कई चीजें, अब कस्टम ड्यूटी नहीं किया इसने खत्म, ठीक है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, जब कोई सामान हम दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं तो उस पर एक बाउंड्री पे सीमा शुल्क लगता है, उसको खत्म नहीं किया, लेकिन उसी के मिलते जुलते एक आध टैक्स है, उनके नाम लिख लीजिए, उतना नहीं जानना आपको, वो आप लोग लिखिए। तो कस्टम ड्यूटी, यानी कस्टम ड्यूटी तो खत्म नहीं किया, लेकिन आप लोग लिख लीजिए जैसे एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म कर दिया, यानी एक प्रकार का होता है एडिशनल जो एक्स्ट्रा लगाया जाता है। इसी के अलावा एडिशनल कस्टम ड्यूटी के साथ साथ एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी आता है, ठीक है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे लिखो आप, एडिशनल कस्टम ड्यूटी प्लस एडिशनल कस्टम ड्यूटी प्लस एडिशनल एक्साइज ड्यूटी
प्लस एक और आता है अपने आप में, उसका नाम है स्टैंडर्ड एडिशनल कस्टम ड्यूटी करके आता है। ठीक है, अब इतना नहीं देखना है, SACD इतना आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये याद रखना कि 5 कर जो थे केंद्र के, इसने खत्म कर दिए। कितने कर? 5 कर, 1 2 3 4 5। ठीक है, केंद्र के इसने खत्म कर दिए, राज्यों के भी इसने कई कर खत्म कर दिए। राज्यों के क्या क्या कर खत्म कर दिए? सबसे पहला तो अब ये इसका ये मतलब मत समझना कि ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भारत में कंप्लीट खत्म होगी, यानी वस्तु एवं सेवा कर, ये मत समझना कि जीएसटी आने से केंद्रीय उत्पाद शुल्क कंप्लीट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जिन वस्तुओं पे जीएसटी लगा है वहां पर खत्म हुआ। अब शराब जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को छोड़ देना, पेट्रोलियम पे थोड़ा ना हुआ है खत्म पेट्रोलियम। अभी भी भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन जहां पे होगा वहां पे तुरंत क्या लग जाएगा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। जैसे इसमें लिखो पेट्रोलियम, ब्रैकेट में लिखो पेट्रोलियम नहीं। ठीक है, पेट्रोलियम पे नहीं लिखो यहाँ पे, यानी इसका क्या मतलब है? पेट्रोलियम इसके अंदर नहीं है तो इसका सीधा सीधा मतलब उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। यानी जीएसटी जहां लागू हुआ है वहां पर सीईडी खत्म हुआ, बाकी पे नहीं हुआ। अब राज्यों के मामले में क्या हुआ? पहला वैट खत्म कर दिया। अब वैट हर जगह खत्म नहीं होगा, वैट कहां? जहां जीएसटी लागू हुआ है, ब्रैकेट में लिखो जहां जीएसटी लागू, यानी जिन जिन वस्तुओं में आपने जीएसटी लागू किया है वहां वैट खत्म हो गया। अब शराब पे लागू नहीं है, शराब पेट्रोलियम पे नहीं है। राज्य तो भड़क जाएंगे अगर जीएसटी इन पे लगा दिया, क्योंकि उनको तो यहाँ से बढ़िया क्या उत्पाद शुल्क मिलता है। और बिजली वगैरह पे इनको नहीं लिख दो, पेट्रोलियम नहीं। ठीक है, इन पे नहीं लगा वाली बात। राज्यों के लिए वैट खत्म कर दिया। बाकी छोटे मोटे कर थे, एक मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स था, चुंगी कर था, जुआ कर है, मनोरंजन कर है, विज्ञापन कर है, ये राज्यों के सब समाप्त हो गए। देखिए अन्य क्या क्या लिखोगे राज्यों के, जैसे विज्ञापन कर, ठीक है, विज्ञापन कर आपने देखा होगा बसों में या कहीं बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह लगे होते हैं, वो विज्ञापन उस पर टैक्स मिलता है, वो खत्म कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अखबार, रेडियो और जो टीवी है, टेलीविजन, ठीक है, इस पर केंद्र को मिलता है विज्ञापन कर, ये केंद्र के हैं। ठीक है, इस पे जो अपने आप में केंद्र को मिलेगा, केंद्र सरकार को। बाकी अन्य चीजों पे जैसे बस पे लगाते हैं, होल्डिंग वगैरह लगाते हैं, वहां राज्य को। विज्ञापन खत्म कर दिया। चुंगी कर, कोई ट्रक इधर उधर नगर पालिका क्षेत्र से जा रहा था वो खत्म। ठीक है, इसके अलावा एंट्री टैक्स खत्म, एंट्री टैक्स खत्म कर दिया। ठीक है, ये सब के सब क्या हो गए? खत्म हो गए। साथ ही एक मनोरंजन कर और जुआ कर भी लिख लो, एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी वूवी सिनेमा में जाते हो, मनोरंजन कर ये भी खत्म कर दिया। और जुआ कर, गैम्बलिंग टैक्स, इस प्रकार के कई टैक्स राज्यों के भी क्या कर दिए इन लोगों ने? खत्म कर दिए। ठीक है, बाकी अगला जो पॉइंट आता है आपका वो आता है क्या? वैट। वैट आधारित तो मैंने आपको बता दिया, ये था आपका जीएसटी क्या है। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालिए। महत्वपूर्ण चीज छूट गई आपकी नेक्स्ट हेडिंग डालने से पहले। जीएसटी जो है वो अपने आप में डेस्टिनेशन बेस्ड अपने आप में टैक्स है। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड है, लास्ट पॉइंट लिख दो, फिर मैं आपको इसके फैक्ट कराता हूं। ठीक है, इसके वन लाइनर मैं आपको करा देता हूं 10 मिनट में। तो देखो, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, लास्ट पॉइंट उसमें। जीएसटी डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य, गंतव्य मतलब जो उसका डेस्टिनेशन है, जो लास्ट पॉइंट है, आधारित टैक्स। ध्यान रखना इसको। अब आप कहोगे सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक स्टूडेंट हो और आप किस एग्जाम में बैठ रहे हो, आप ये भी जानते हो। ठीक है, तो कई स्टेज होते हैं इन टॉपिकों को पढ़ाने के। अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हो उसका लेवल अलग होगा, स्टेट पीसीएस करते हो अलग लेवल होगा, इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में करते हो अलग होगा। अपने सब्जेक्ट के लिए अगर किसी सब्जेक्टिव एग्जाम देने जाते हो जहां इंटरव्यू वगैरह होता है, उसका लेवल अलग होता है। ठीक है, आपके हिसाब से जितना मैं बता रहा हूं बहुत है। जीएसटी जो है गंतव्य आधारित यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब आपको मैं बताता हूं, देखिए किसी भी प्रोसीजर जो होता है, कोई भी जो प्रक्रिया होती है उसमें मल्टी स्टेज होते हैं, यानी उसमें क्या क्या हो सकता है, एक आप ध्यान से देना। एक तो क्या होता है, उस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, आप लोग मानते हैं इसको, प्रोडक्शन लिखो। दूसरा, उस चीज़ पे प्रोडक्शन होने के बाद हो सकता है उसका बेचा जाए, यानी उसको सेल किया जाए, ये भी मानते हैं आप। तीसरा, उसको क्या किया जाए, कंज्यूम किया जाए, यानी कस्टमर उसका उपभोग करे, ये सब आप मानते हैं। यानी उत्पादन, उसके बाद बिक्री, उसके बाद उपभोग, ये स्टेप होते हैं किसी चीज में। आप मानते नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। जब कोई चीज का उत्पादन होता है तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है, मैंने कल ही बताया, आज भी बताया, उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, यानी उत्पाद शुल्क। ठीक है, तो इस पर कौन सा टैक्स लगता है?
एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, इस पे लगता है अपने आप में एक्साइज ड्यूटी। जब कोई चीज बेची जाती है अलग अलग स्टेप में, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, उस पे क्या लगता था, वेट लगता था। ध्यान दो, वैल्यू एडेड टैक्स, जो भी जिसने वैल्यू एडिशन किया उसकी नई वैल्यू जितना जोड़ा उस पर टैक्स लग जाता था। और तीसरा, जब कोई इंसान उसको कंज्यूम करता है तो हो सकता है उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगे। क्या लगे, एंटरटेनमेंट टैक्स, यानी मनोरंजन कर, ठीक, इस टाइप का, चाहे सिनेमा हो या कुछ भी हो, इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं। अब जीएसटी आने से क्या हो गया, पहले इस प्रकार से इसको केंद्र ले गया, इसको राज्य ले गया, ये एंटरटेनमेंट टैक्स भी राज्य वगैरह ही ले गए। अब जीएसटी आने से क्या हो गया, इन सारी प्रोसेसों को खत्म करके जीएसटी को ले आए, और जीएसटी जो होगा वो कहां पर लगेगा, सप्लाई चेन के अंतिम बिंदु पे, यानी जहां पर आपका सप्लाई हो रही है यहां से इधर को। तो अभी आपको समझाता हूं विथ एग्जांपल। सप्लाई चेन के अंतिम बिंदु पर क्या लगता है, जीएसटी। इसीलिए मैंने क्या कहा, गंतव्य आधारित है। ध्यान देना इस पॉइंट को, कहीं ऐसा ना पूछ दे भारत में लगे वस्तु एवं सेवा कर की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है या नहीं है। यह एक गंतव्य आधारित टैक्स है पहला, यह अपने आप में एक वेट है ऑप्शन। दूसरा, ऐसा ही क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में आज डाल भी सकता हूँ, ठीक है, या आपको टेलीग्राम पे पूछ सकता हूँ। यह एक गंतव्य आधारित है, यह अपने आप में एक वेट है, यानी वेट भी तो है, मैंने पढ़ा रखा ना आपको। और अगला ऑप्शन दे सकता है आपसे, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, यानी बहुत ज्यादा क्या है, अपने आप में व्यापक टैक्स है, या कोई भी इसी प्रकार का और पॉइंट में डाल सकता हूं, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसके आने से, अंतिम बिंदु के आने से, कई राज्यों ने इस पॉइंट का विरोध किया है। कई राज्यों ने उस समय पे, अब तो खैर मानी गई हर कोई स्टेट, कई राज्यों ने इसका विरोध किया। विरोध कैसे किया, देखिए आपका इसमें क्या होगा, बाई चांस कोई प्रोडक्ट गुजरात में बनता है, यानी उसका क्या हुआ, गुजरात में उस प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ, तो गुजरात सरकार को उसकी क्या मिल गई, यानी केंद्र सरकार, यानी गुजरात जो भी है उसकी एक्साइज ड्यूटी मिल गई, ठीक है। अब गुजरात से उसकी डिमांड आ गई कहाँ, आपका, आपके उत्तराखंड में, कहाँ, उत्तराखंड में उसकी डिमांड आ गई। अब देखो, ये मैंने क्या कहा, डेस्टिनेशन बेस्ड है। अब यहां से इसने गुजरात से इस चीज को बनाया, इस पे जो वहां पे टैक्स लगा वो सारा क्या करते हैं, आगे को बढ़ने लगा। और ये कहां से बढ़ गया, देखो गुजरात से ये पहुंचा अदर स्टेट को क्रॉस करते करते उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो होलसेलर था, यानी होलसेलर मान लीजिए आपको, इसने इसको लिया, होलसेलर ने लेने के बाद इसको कस्टमर ने लिया। अब इसमें क्या होगा, ये जो मल्टी स्टेज लग रहे थे ना, अब ये मल्टी स्टेज ना लग के यहां से यहां पे जो यहां फाइनल है वो किसको मिल जाएगा, इस स्टेट को, यानी उत्तराखंड को मिल जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट का जो उत्पाद था उसका अंतिम चरण कहां पे उसको यूज किया गया, किस राज्य में, उत्तराखंड में। और मैंने आपसे क्या कहा, ये जो टैक्स होता है मल्टी गंतव्य आधारित होता है, तो ये आईटी वैट भी है, तो जो आईटीसी है, यानी वो जब पुराना अपना टैक्स भर रहा होगा तो जो रिटर्न दिखाएगा वो, जैसे सपोज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 150 रुपए का टैक्स आया, ठीक है। अब उसको पता है इतने पॉइंट से आके गुजरता है, 150 वाले से पहले के पक्ष में सपोज 100 रुपए आए हों, कितने आए हो, 100 रुपए, उसने 100 टैक्स भरा हो, तो ये उत्तराखंड वाला क्या कहेगा, भाई साहब 150 मुझे टैक्स पड़ रहा है, 100 रुपए तो पहले वाले ने चुरा कर दिया, ये 85 रुपया इसको क्या पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा। और बाकी जितना भी टैक्स है, कलेक्शन है, वो अंतिम बिंदु पे चला जाएगा, वो उसको फायदा हो जाएगा, जहां उत्पादन हो रहा है उसको नहीं होगा। इसीलिए भी इसका बहुत से लोग ने विरोध किया। अब अंतिम हेडिंग डाल लीजिए, जीएसटी फैक्ट, ठीक है, जीएसटी फैक्ट डाल लीजिए अंतिम हेडिंग, कि इससे क्या क्या फैक्ट आपके आ सकते हैं। हम लोग इसको देखते हैं तथ्य, यानी आपके जीएसटी से संबंधित कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं, ठीक। देखिए फैक्ट लिख लीजिए आप, कि अब तो आपका वनडे एग्जाम है ना, तो हर चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। समझा दिया इतना काफ़ी है आपके समझने के लिए, फिर बाद में डिटेल से मैकेनिज्म समझना होगा तो बता देना। जीएसटी जो है भारत में कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ, भारत में लागू हुआ। सर्वप्रथम ये लागू हुआ था फ्रांस में, सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ, फ्रांस में 1954 में, 1954। भारत का जो लागू है वो कनाडा मॉडल पे है, कनाडा मॉडल लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, कनाडा मॉडल पे भारत में लागू हुआ, क्योंकि यहाँ स्टेट और सेंटर के बीच अलग रिलेशन है, फ्रांस में अलग थे, तो भारत का जो मॉडल है वो कनाडा मॉडल पे आधारित है, ठीक है। जो जीएसटी है उसके क्या क्या स्टेप हैं,
जीएसटी कैसे होता है, देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें एक होता है सेंट्रल जीएसटी, यानी इसका सारा का सारा पैसा किसको मिलेगा, केंद्र सरकार को। एक होता है स्टेट जीएसटी, इसका किसको मिलेगा, राज्य को। और एक होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी, ये मिल बांटते हैं, ठीक है। थोड़ा केंद्र को मिलता है, थोड़ा उस राज्य को जहां वस्तु बेचा जा रहा हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको अगर मैकेनिज्म समझना होगा तो आप कभी कह देना मुझे सर इसका मैकेनिज्म समझा दो, ये कैसे वर्क करता है, मैं आपको बता दूंगा। तो इसका पैसा सेंटर को, इसका स्टेट को, और ये तीसरा आईजीएसटी। आईजीएसटी के लिए जो आर्टिकल है वो भी ध्यान रखना 269 का ए है, ठीक है। और आज आपको होमवर्क देता हूं, कितनी क्यूरियोसिटी है, जीएसटी की अनुच्छेद के तहत लागू किया, सब कमेंट करके बता देना, ढूंढ लेना जीएसटी की अनुच्छेद के तहत लागू किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना है, ये जो बिल था यानी जीएसटी का बिल था, ये 2014 में संसद में पेश किया गया, पेश, ठीक है, पास नहीं कहा मैंने, संसद में पेश किया गया। जब कोई बिल लाते हो आप उसको पेश करते हो, और जो पेश होता है 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के रूप में लाया गया था। देखो संविधान संशोधन के लिए जो बिल आते हैं ना, संविधान में चेंज करने के लिए, वो नंबर होता है उसका 1 2 3 4 ये पॉइंट, जब वो बिल लाया जाता है उसका नंबर ज्यादा होता है, लेकिन वो जब पास हो गया, क्योंकि हर बिल पास नहीं होता संविधान संशोधन का, इसने 122वें नंबर का लेके आए थे। इससे पहले 121 बिल लाए होंगे, बिल पास नहीं हुए होंगे, लाए होंगे, उसमें कितने पास हुए, तो देखो 122वां था, और पास कौन सा हुआ था, मैंने आपको बताया 101वां संविधान बिल, इसका लिखा नहीं है मैंने अभी, तो आप लोग लिख लीजिए 101वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट करते हैं इसको, संविधान संशोधन था, ठीक है। अगर आपसे पूछता है जीएसटी की संविधान संशोधन से लागू हुआ, जीएसटी लागू, तो बताओगे आप 101वां संविधान संशोधन से लागू हुआ, लेकिन जो बिल था वो पेश किया गया था 122वां था। अब देखो बीच के 21 बिल फेल हो चुके होंगे जो अलग अलग टाइम पे आए होंगे, हमने जो पास किया 101 जब पास हो गया तो उसका जो ये क्लियर पास है, ये सब पास नहीं है, ठीक है। तो बिल इसका था 2014 में पेश किया गया था, इसको लोकसभा ने जो पास किया, यानी लोकसभा दोनों सदन पास करेंगे, लोकसभा ने इसको जो पास किया वो क्या 3 अगस्त 2016 को, 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा ने किया इसको 8 अगस्त 2016 को। फिर राष्ट्रपति के साइन होंगे, यानी प्रेसिडेंट के साइन, राष्ट्रपति के लिखो 8 सितंबर 2016। उसके बाद लागू कब से हो गया, 1 जुलाई 2017 से भारत में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। इसको जीएसटी लाने का जो सुझाव था वो किसका था, विजय केलकर समिति का। सुझाव किसका लिखोगे, विजय केलकर समिति का, विजय केलकर समिति ने इसका क्या दिया था, सुझाव दिया था, ध्यान रखना, ठीक है। पहला राज्य जिसने अपने आप में जीएसटी बिल पास किया, प्रथम राज्य जिसने जीएसटी पास किया, लिखो प्रथम राज्य कौन था जिसने जीएसटी पास किया, असम। जीएसटी बिल सबसे पहले असम ने पास किया। उत्तराखंड कौन सा था, 5वां, यूके 5th स्टेट था जिसने जीएसटी बिल को पास किया, ठीक है। उत्तराखंड 5वां स्टेट था जिसने जीएसटी बिल को पास किया। अंतिम जम्मू कश्मीर था उसके बाद, ठीक है। अब इसमें एक जीएसटी परिषद भी होती है, जीएसटी काउंसिल बोलते हैं उसको, जीएसटी परिषद का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इस जीएसटी परिषद का एक गठन किया गया था, जिसका गठन हुआ था अपने आप में 12 सितंबर 2016 को। क्या लिखोगे, 12 सितंबर 2016 को। और इसका जो अध्यक्ष होता है किसका, जीएसटी परिषद का, अगर आपसे पूछता है तो फाइनेंस मिनिस्टर कर देना, वित्त मंत्री होता है इसका। और अध्यक्ष किसका, जीएसटी परिषद का। 33 के आसपास इसमें मेंबर होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। इससे जो बाहर रखे गए हैं, जीएसटी से जो बाहर रखे गए हैं, देखो शराब, पेट्रोलियम, राज्यों का विरोध था क्योंकि राज्यों को अच्छी खासी इनकम होती है, अगर फिक्स से एक रेट रख दिया तो फिर राज्य तो परेशान हो जाएंगे। शराब, पेट्रोलियम, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य बेसिकली इससे बाहर रखे गए हैं, ठीक है। अब इसमें करेक्शन हो रहा होगा तो देखते रहना कि कौन सा इंक्लूड कर दिया, कौन सा हटा दिया। स्वास्थ्य ईटीसी कर दो, ठीक है। ये बाहर है इससे, किससे, जीएसटी की रेंज से ये बाहर है, उत्तराखंड। और सबसे अंतिम क्वेश्चन है इसमें, जीएसटी बिल का सर्वप्रथम प्रारूप किसने तैयार किया, ड्राफ्ट, उसका नाम है असीम गुप्ता। तो लिखो जीएसटी का सर्वप्रथम प्रारूप, ड्राफ्ट प्रारूप किसने तैयार किया, असीम गुप्ता जी ने। ये था आपका जीएसटी और आप भारत में कर प्रणाली। तो ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखें, जीएसटी कब से, ज़्यादा नहीं आते, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर छांटने आते हैं। और उसके अलावा जीएसटी कब से लागू हुआ, कितने इसमें मतलब संशोधन था, वेट कब से लागू हुआ, वेट की क्या क्या विशेषताएं, ये आप लोग पढ़ना। उम्मीद करता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भले ही हुआ हो, आपकी समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।